हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 3 प्रोसेस जो हैं उनको डील करने वाले हैं। पहले 3 प्रोसेस बच्चों हमने पहला था कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो कर लिया था। फिर उसके बाद उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपना पर्टिकुलर जो डिज़ायर डीएनए था उसको इल्यूट आउट कर लिया था। सेकेंड प्रोसेस ये हो गया। थर्ड प्रोसेस ये था कि अगर इस पर्टिकुलर डीएनए का अमाउंट बहुत कम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के हिसाब से या फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से, तो इसको हम एम्पलीफाई करते हैं, मतलब इसका अमाउंट जो है, इसका कॉपी नंबर जो है वो बढ़ाते हैं। किसके थ्रू? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक के थ्रू, जो कि थर्ड प्रोसेस था। ये तीनों प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। अगर यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वाले वीडियोस जाकर ज़रूर देखें। आज का जो प्रोसेस है कि ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ये बना लिया, अब इसको हमें क्या करना है? होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जो होस्ट सेल है वो हमारा कॉम्पिटेंट बना हुआ हो, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल हो। कॉम्पिटेंट कहने का मतलब ये हो गया कि सेल जो है वो इस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है उसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर सके, अपने अंदर ग्रो कर सके, इंट्रोड्यूस करा सके। उसके लिए होस्ट सेल जो है उसको हम कुछ 4 मेथड्स जो हैं उनके थ्रू कॉम्पिटेंट बनाते हैं। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये 4 मेथड कौन से हैं शॉर्ट में यहाँ पर हम जान लेते हैं कि डाइवेलेंट कैटायन, कैल्शियम से हम अगर ट्रीट करें होस्ट सेल को तो ये कॉम्पिटेंट बन जाता है। अगर यदि हम होस्ट सेल जो है उसको आइस, हीट आइस ट्रीटमेंट दें तो भी होस्ट सेल जो है ये कॉम्पिटेंट बन जाता है। अगर माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स अप्लाई करें, मतलब माइक्रो इंजेक्शन में ये होता है कि डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर हम अपना डिज़ायर डीएनए जो है उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो इस तरीके से भी होस्ट सेल जो है वो कॉम्पिटेंट बन जाता है। या फिर एक लास्ट मेथड होता है जिसको हम बच्चों बायोलिस्टिक जीन गन मेथड के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं हम अपनी होस्ट सेल के ऊपर, तो होस्ट सेल जो है वो हमारा क्या हो जाता है? कॉम्पिटेंट हो जाता है। इनका डिटेल में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर कॉम्पिटेंट होस्ट सेल का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे ही सेल जो है वो कॉम्पिटेंट बन जाता है तो वो क्या करता है? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो अपने अंदर क्या कर लेता है? इंट्रोड्यूस करा लेता है। जैसे ही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो ये सेल जो है अब वो कैसी सेल बन गई? ये सेल हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल बन गई। ठीक है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है इसके पास क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो PBR322 वेक्टर था उसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली जो साइट थी BAMH1, वहाँ पर हमने क्या किया था? ये फॉरेन डीएनए जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जो एक्टिविटी थी वो लूज हो गई थी, इनएक्टिवेट हो गई थी। सो सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है इसके पास कौन सी एक्टिविटी है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी है। अब कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इस ट्रांसफॉर्मेंट सेल को एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो कराएंगे, जैसे कि ये एम्पिसिलिन का मीडियम है, जब हम इस पर इसको ग्रो कराएंगे तो ये इस पर ग्रो करेगी क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होंगे जिनके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, तो ऐसे सेल्स को हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक जो है ये इनको किल कर देगा, ग्रो नहीं करने देगा। तो एम्पिसिलिन जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? एक सेलेक्टिवल मार्कर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है उनको तो ग्रो करने दे रहा है लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो नहीं करने दे रहा है। और इसी तरीके से हम क्या कर ले रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो हैं उनको डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। सो एम्पिसिलिन यहाँ पर एक सेलेक्टिवल मार्कर की तरह काम कर रहा है। आई होप कि 4th प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इंसर्ट किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट सेल जो है उसको कॉम्पिटेंट बनाकर। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल है ये बन गया तो इससे हमें क्या करना होगा?
जीन जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, उसको हमें आइसोलेट करना है, उसको ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए इस ट्रांसफॉर्मेंट सेल को हमें क्या करना होगा, लार्ज स्केल पर ग्रो कराना होगा। लार्ज स्केल पर हम कैसे ग्रो कराते हैं, बायोरिएक्टर जिसको हम फर्मेंटर के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट सेल जो है उसको ग्रो कराते हैं, ठीक है, कुछ कुछ एसेंशियल नीड्स जो होती हैं उनको प्रोवाइड करके लार्ज स्केल पर ग्रो कराते हैं बायोरिएक्टर्स में, और अपना जो जीन प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब कैसे इसको ग्रो कराते हैं, बायोरिएक्टर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में देख लेते हैं, दैट इज ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, हमारा होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, इसको हम लार्ज स्केल पर ग्रो कराएंगे, किसकी हेल्प से, बायोरिएक्टर जिसको हम फर्मेंटर्स के नाम से जानते हैं। एक जो बायोरिएक्टर है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक रफ सा बेस डायग्राम देख लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारे बायोरिएक्टर है। इस बायोरिएक्टर में हम क्या करेंगे, कल्चर मीडियम जो है वो डालेंगे। पहले कल्चर मीडियम क्या करता है, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, हार्मोन्स, सॉल्ट्स, जो होस्ट सेल को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करता है। कौन, कल्चर मीडियम, ठीक है। जैसे कि हमारी सेल को काम करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, उससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है और हम काम करते हैं। उसी तरीके से सेल को लार्ज स्केल पर ग्रो करने के लिए क्या चाहिए भैया, खाना पीना चाहिए, जिससे कि वो अपना नंबर बढ़ा सके। तो वो खाना पीना क्या होता है, ये कल्चर मीडियम ही होता है, ठीक है। कल्चर मीडियम सेल जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स देता है, विटामिन्स देता है, सॉल्ट्स जो है वो सारी चीज़ें देता है। इनोकुलम क्या होता है, इनोकुलम जो है वो होता है स्मॉल अमाउंट किसका, होस्ट सेल का, ठीक है। इस कल्चर मीडियम में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कल्चर मीडियम है जिसमें हमने कल्चर मीडियम तो डाल दिया, इसमें क्या डालेंगे हम, स्मॉल अमाउंट होस्ट सेल जो है उसका डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि ये धीरे धीरे उस कल्चर मीडियम को यूटिलाइज करेगी और अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि दूध है ये हमारे पास एक बर्तन में, इसमें छोटा सा अमाउंट हमने क्या किया, कर्ड का मिक्स कर दिया, ओवरनाइट रख दिया। जब हम नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग इसको देखते हैं तो सारा का सारा दूध जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो छोटा सा अमाउंट हमने दही का डाला था दूध के अंदर, वो क्या था, इनोकुलम था। तो इसी तरीके से बायोरिएक्टर जो है जिसमें कल्चर मीडियम है उसमें हम क्या डालते हैं, स्मॉल अमाउंट ये जो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल है इसका डाल देते हैं। उसके बाद इसमें कुछ स्टिरर लगे रहते हैं जो कि लगातार चलते रहते हैं। स्टिरर जो है वो लगातार चलते रहते हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल को अवेलेबल हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कल्चर मीडियम डाल दिया, सेल डाल दिया, अब हो सकता है किसी सेल को अच्छा खासा अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल गया हो, किसी को ना मिला हो जो कि मर गई, तो ऐसा नहीं होता। स्टिरर जो हैं वो क्या करते हैं, लगातार चलते रहते हैं बायोरिएक्टर में और प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कराते हैं किसको, होस्ट सेल को। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है उसकी भी सप्लाई करते हैं होस्ट सेल को। ये जो बायोरिएक्टर है यहाँ पर एक क्या होता है, पीएच मीटर भी लगा होता है जो कि एसिड बेस को मेजर करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर जो है उसको भी कंट्रोल करता है। ये जो बायोरिएक्टर है इसमें एक फॉर्म ब्रेकर भी लगा रहता है। जब ये लगातार चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूस वे में स्टिरर हो रहा है, घूम रहा है, तो इसमें क्या होता है, फ्रॉदिंग हो जाती है, फॉर्म्स जो हैं वो बन जाते हैं जिसकी वजह से कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इनको ब्रेक करने के लिए फॉर्म ब्रेकर जो है वो भी लगे रहते हैं। इसमें यहाँ पर एक क्या होता है, स्टीम इनलेट होता है। ये किस लिए होता है, ये स्टेराइल कंडीशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब कि कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है कल्चर मीडियम होस्ट सेल को, ठीक है। ये हमने रफ बेसिस पे देख लिया कि कल्चर मीडियम, इनोकुलम, स्टिरर, पीएच मीटर, फोम ब्रेकर, स्टीम इनलेट। अब हम इसको एक प्रॉपर जो हमारा बुक का डायग्राम है उसके थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसमें कल्चर ब्रॉथ है, यहाँ पर हमने डाल दिया। ये फ्लैट ब्लेड्स जो हैं ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, न्यूट्रिएंट जो है उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी कराते हैं होस्ट सेल को। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का फॉर्म ब्रेकर है जो कि फ्रॉदिंग जो होती है उसको ब्रेक करता है। साथ ही साथ स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, यहाँ पर ये स्टीम इनलेट होता है जो कि स्टरलाइज कंडीशन मेंटेन करता है कि कंटामिनेशन ना हो। ये क्या है, पीएच कंट्रोलर होता है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल जो है उसको भी करता है। सो इस तरीके से ये बायोरिएक्टर
बायोरिएक्टर होता है। अब ये जो बायोरिएक्टर है इसमें हम दो तरीके से सेल जो है उसको कल्चर कर सकते हैं, दो तरीके से सेल जो है उसको ग्रो करा सकते हैं लार्ज स्केल पर। तो ये कैसे होते हैं, ये दो टाइप का होता है बायोरिएक्टर। एक कैसा होता है जिसमें हम बैच कल्चर बायोरिएक्टर बोलते हैं, एक को हम कॉन्टिन्यूस कल्चर बायोरिएक्टर बोलते हैं। बैच कल्चर कैसे, जैसे कि आपका नीट 2025 का एक बैच है जो कि पूरा पढ़ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का एग्ज़ाम देगा और अपना रिजल्ट लेगा और MBBS में इनरोल हो जाएगा। ठीक है, एक बैच आया जिसने पूरा प्रोसेस किया, MBBS में एडमिशन ले लिया। फिर नीट 2026 के लिए न्यू बैच प्रिपेयर होगा, न्यू बैच बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बैच कल्चर है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस बायोरिएक्टर में हम कल्चर मीडियम डाल देते हैं, इनोक्यूलम डाल देते हैं। ठीक है, और सेल जो है वो प्रॉपर जो पूरा का पूरा कल्चर मीडियम है उसको यूटिलाइज करता है और मैक्सिमम अपना सेल जो है वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट जो है उसने खा लिया और पूरा का पूरा ग्रो कर गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक आउटलेट होता है जिससे हम अपना जीन प्रोडक्ट जो है उसको क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, बचा कुचा जो कल्चर मीडियम है उसको हम इस बैच से क्या करते हैं, बैच बायोरिएक्टर से निकाल देते हैं। फिर एक नया फ्रेश बैच जो है वो प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि फ्रेश कल्चर मीडियम डालेंगे, इनोक्यूलम डालेंगे, फिर सेल को ग्रो कराएंगे, मैक्सिमम जितना ग्रो करना होगा उतना ग्रो कर लेगी, फिर जीन प्रोडक्ट हम ले लेंगे। तो इस तरीके से ये बैच में चलता है, बैच बायोरिएक्टर कल्चर जो है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लगातार चलता रहता है। हम कल्चर मीडियम डालते रहते हैं, सेल ग्रो करती रहती है, जीन प्रोडक्ट जो है वो हम लेते रहते हैं, साथ साथ ये पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें हमने कल्चर मीडियम डाला, इनोक्यूलम डाल दिया, डालने के बाद इसमें ग्रो हो रहा है सेल, जीन प्रोडक्ट हम लेते चल रहे हैं, साथ ही साथ नया कल्चर मीडियम जो है इस तरीके से इनलेट और आउटलेट होते हैं। इसमें इनलेट के थ्रू हम कल्चर मीडियम डालते रहते हैं, आउटलेट के थ्रू अपना जीन प्रोडक्ट जो है वो उसको लेते रहते हैं और अपना फर्दर काम जो है वो करते रहते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस कल्चर बायोरिएक्टर है इसमें अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये क्या होती है, ये लैग फेज होती है। ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है लॉग फेज, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस कल्चर बायोरिएक्टर है उसमें सेल जो है वो लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रो करते हैं, मतलब कि लगातार मैक्सिमम ग्रो जो है वो करते रहते हैं। लेकिन जो बैच कल्चर था इसमें क्या था कि हमने कल्चर मीडियम डाल दिया था, इनोक्यूलम डाल दिया था और सेल जो है उसको ग्रो करने के लिए हमने रख दिया था। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब सेल जो है पूरा न्यूट्रिएंट जो है वो खा जाएगी, मैक्सिमम अपनी ग्रोथ कर लेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगी। अगर यदि हमने जीन प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं किया तो सेल्स जो है वो मरने लगेंगी। मरने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है जिसको हम स्टेशनरी फेज के नाम से जानते हैं, तो बैच कल्चर जो है उसमें हमें सेल की स्टेशनरी फेज जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस कल्चर बायोरिएक्टर होते हैं वहाँ पर हमें लॉग एक्सपोनेंशियल फेज जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें हम लगातार कल्चर मीडियम डालते रहते हैं, जीन प्रोडक्ट जो है उसको अपना आइसोलेट करते रहते हैं। सो इस तरीके से बायोरिएक्टर्स जो है उसकी हेल्प से हम लार्ज स्केल पर अपना जो होस्ट सेल है उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जीन प्रोडक्ट जो है वो अपना ऑब्टेन करते रहते हैं। अब ये जो हमने प्रोडक्ट जो है बना लिया, इसको आइसोलेट करना होगा, इसको प्यूरिफाई करना होगा, मार्केट तक पहुंचाने से पहले ये कुछ फर्दर स्टेप्स जो है उनको फॉलो करता है, जिसके बाद इसकी मार्केटिंग जो है वो की जाती है। इस प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने जो प्रोडक्ट था बायोरिएक्टर में जो हम ग्रो करा रहे थे, प्रोडक्ट जो है उसको हमने आइसोलेट कर लिया। जब ये प्रोडक्ट जो है हमने आइसोलेट किया, जैसे कि ये सेल के अंदर हमारा प्रोडक्ट है, तो ये जो सेल है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम एजिटेट करते हैं, ब्रेक करते हैं इस सेल को, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाए। ये हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिल गया। अब ये प्रोडक्ट जो है इसको प्यूरिफाई किया जाता है, जिससे कि अगर इसमें कुछ अदर पार्टिकल्स भी होंगे तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसको आइसोलेट प्यूरिफाइड किया जाता है। प्यूरिफाइड कर लिया, उसके बाद इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए।
प्रिजर्वेटिव्स मिक्स किए, प्रिजर्वेटिव मिक्स करने के बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है। जब इसकी पैकेजिंग हो रही होती है तो वहाँ पर एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की कहते हैं, ठीक है। ये उन सारे पैरामीटर्स को मेज़र करता है, इस टेस्ट में किए जाते हैं कि जब अगर यदि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर यदि ये टेस्टिंग सही होती है तो मार्केट में लॉन्च हो जाता है प्रोडक्ट। अगर यदि इस टेस्टिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं तो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फिर से किए जाते हैं, फिर से टेस्टिंग होती है, तब जाकर मार्केट में आता है। तो पैकेजिंग जो है यहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, जिसके बाद इसके बाद क्या होता है, मार्केटिंग जो है वो की जाती है प्रोडक्ट की। जैसे कि बहुत टाइम पहले आपने देखा होगा कि जो मैगी है उस पर कुछ बैन लग गया था। क्यों? क्योंकि जो मैगी का ये इस तरीके से जिगजैग वाला स्ट्रक्चर होता है, ये किसकी वजह से होता है, लेड जो है उसकी वजह से होता है। अगर यदि इसकी जब टेस्टिंग की गई थी तो इसमें पाया गया था कि जो लेड है, ठीक है, उसका अमाउंट ह्यूमन बींग्स के हिसाब से ज़्यादा था, इसीलिए इसको क्या किया जा रहा था, बैन किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए सही है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, मार्केटिंग कर दी जाती है, नहीं है तो फर्दर टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। जो प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से डाउनस्ट्रीम प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये हमारे सारे प्रोसेस जो हैं वो हो गए कंप्लीट। अगर किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी पूरे चैप्टर को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसमें हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी की, वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।